कैपेसिटर्स। तो पहले समझ लेते हैं कि कैपेसिटर बोला किसे जाता है। कैपेसिटर आप बोल सकते हो किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को। मान लो कि मेरे पास एक इररेगुलर शेप की कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। अब कैपेसिटर बोला क्यों जा रहा है इसे, वो हम समझ सकते हैं इस बात से कि कैपेसिटर को हमने डिफाइन किया है कि इट इज अ डिवाइस, ठीक है ना, ये डिवाइस है यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। एक चीज हमें पता लग चुकी है कि जहां पर भी चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्योंकि हम एनर्जी डेंसिटी देख चुके हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हमने डिफाइन की थी कि वो हो जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यानी बेसिकली अगर हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं तो उस रीजन में हम क्या ला सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लेके आ सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए फील्ड होना जरूरी है, और फील्ड होने के लिए हमें पता है चार्ज होना जरूरी है। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर आप चार्ज स्टोर कर सको, बेसिकली आप उसके ऊपर क्या स्टोर कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें एक चीज पता है कि कंडक्टर्स अपनी सरफेस के ऊपर चार्ज को बड़ी आसानी से फ्लो होने देते हैं। साथ ही साथ हम कंडक्टर्स को इजीली चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप दो कंडक्टर्स को म्यूचुअली रब करो तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, या फिर एक चार्ज कंडक्टर को दूसरे से कनेक्ट कर दो तो भी दोनों चार्ज हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसे हम नाम दे देते हैं कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि वो चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। दूसरा इसे नाम दिया जाता है कंडेंसर। तो कहीं पर भी अगर कंडक्टर दिया हुआ है तो आप समझ लोगे कि वो किसी न किसी टाइप का कैपेसिटर तो है ही है, साथ ही उसका एक और नाम भी होता है कंडेंसर भी बोला जा सकता है। अब बात आती है कि आप एक कंडक्टर को चार्ज कितना दे सकते होगे। मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है जो मैंने इररेगुलर शेप का दिया है। हमें पता है अगर हम इसे कोई भी चार्ज देंगे तो वो इसकी सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो रहे। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया था Q1, और वो चार्ज आके इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि उसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। फिर आपने मान लो और चार्ज दिया, तो वो चार्ज भी जाके इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेट फील्ड अंदर क्या रहे, जीरो। हालांकि अब उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज की डेंसिटी जो है वो क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। आप और चार्ज देते जाओ, उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि एक कंडक्टर को हम इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं? नहीं। तो उसका आंसर आता है कि हर कंडक्टर की एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जो कि डिपेंड करती है उसके शेप और साइज के ऊपर। तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को उसकी कैपेसिटेंस बोला गया। यानी कि हमने एक और टर्म डिफाइन कर दी, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को बोल दिया गया दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, ठीक है ना। जैसे कि हम इसमें सबसे फेमस एग्जांपल जो लेते हैं वो ये लेते हैं कि मान लो कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और आपने नल से उसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया है। तो जितना बकेट का साइज होगा, मान लो कि 4 लीटर की बकेट है, तो मैक्सिमम आप उसमें कितना पानी स्टोर कर सकते हो, 4 लीटर पानी स्टोर कर सकते हो। मान लो कि उसके अंदर 4 लीटर पानी भर गया, और उसके बावजूद आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, पानी ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। और किसी भी टाइम के बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ बकेट में कितना पानी होगा, तो उसका आंसर हम दे देंगे कि बकेट में उस समय पानी कितना होगा, 4 लीटर ही होगा, क्योंकि उस बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 4 लीटर की। तो इसी तरह से बताया गया कि हर कंडक्टर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, और जब वो अपनी कैपेसिटी रीच कर जाता है उसके बाद भले ही आप उसे चार्ज देते जाओ तो वो चार्ज को एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन दूसरी साइड से चार्ज को लूज करना भी स्टार्ट कर देगा, और इसे बोला जाता है लीकेज ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि जब कोई भी कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर गया, उसके बाद अगर आप उसे फर्दर चार्ज देते रहते हो तो उससे उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी नहीं बढ़ेगी,
क्योंकि वो एक तरफ से चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरी तरफ से चार्ज को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब चार्ज की लीकिंग किस तरह से होती है उसमें मैं हल्का सा जाऊंगा अभी डिटेल में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। देखो होता क्या होगा, हमें पता है कि जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाएगी ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा होगा। और अगर बहुत पास में देखा जाए, इस कंडक्टर के बहुत पास में देखा जाए, तो अभी जस्ट हमने देखा था लास्ट चैप्टर में ही कि कोई भी कंडक्टर इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट की तरह बिहेव करने लग जाता है अगर जस्ट आप उसकी सरफेस के पास देखो तो। यानी इसके बहुत पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाए तो वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसके ऊपर चार्ज बढ़ाते जाओगे तो बेसिकली इसके ऊपर क्या बढ़ता जाएगा, सिग्मा इसके ऊपर बढ़ता जाएगा। अब इस मीडियम में आपने किसी मीडियम में अगर इसे रखा है तो हम कह सकते हैं उस मीडियम में डायपोल्स होंगे, ठीक है ना। एक मीडियम में जब डायपोल्स होंगे और आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो उनके ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा के करस्पॉन्डिंग हद से ज्यादा हो जाएगी तो डायपोल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो भले ही आपने यहां से प्लस क्यू चार्ज दिया था, ये डायपोल ब्रेक होगा, ये नेगेटिव क्यू चार्ज इसके ऊपर जाएगा और ये प्लस क्यू इफेक्टिवली क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये चीज होती जाएगी, फिर से क्या हो गया, सिग्मा कम हो गया। फिर जैसे आप और क्यू चार्ज दोगे तो पास वाला दूसरा डायपोल क्या होगा, ब्रेक होगा, उसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी तो बस हमें क्या मेनली याद रखना है, हमें याद रखना है कि बेसिकली किसी भी कंडक्टर को आप क्या बोल सकते हो, एक कैपेसिटर या कंडेंसर बोल सकते हो, पहली चीज तो। दूसरी चीज, वो अपनी सरफेस पे एक मैक्सिमम कैपेसिटी में चार्ज को स्टोर कर सकता है जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब एक डिवाइस हमने और सुनी है, ठीक है, जो पीडीएफ में दिख रहा होगा। एक और डिवाइस होती है जिससे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना, और उसे हम बोलते हैं बैटरी, जो कि हम डेली लाइफ में काफी यूज करते हैं। मान लो हमारे पास एक बैटरी है तो उसमें भी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भरी हुई है, ठीक है, केमिकल फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो, और अल्टीमेटली तो आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो बैटरी और कैपेसिटर का अंतर क्या होता है, अगर ये पूछा जाए कि एक बैटरी और एक कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर दो अलग अलग चीजें बनाने की जरूरत क्या थी। तो हमें बोलते हैं कि किसी भी बैटरी जिसका सिंबल ये होता है, अभी पता भी चलेगा, और कैपेसिटर जिसका सिंबल जो हम यूज करते हैं यूनिवर्सली वो ये है कि दो प्लेट्स इस तरह से बना दो आप पैरेलल, तो उसे आप बोल देते हैं कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर और किसी भी बैटरी के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बैटरी जो है अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को बहुत ही लंबे समय में धीरे धीरे क्या करती है, लूज करती है, जबकि कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो दोनों ही डिवाइसेस काम तो क्या कर रही हैं, दोनों ही डिवाइसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि आपके पास टीवी का रिमोट है तो उसके अंदर आप क्या डालते हो, उसके अंदर आप बाहर से लाके सेल डालते हो, और ऐसा थोड़ी है कि बटन दबाते ही वो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं, वो लंबे समय तक चलता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी का यूज चाहिए तो फिर तो आप सर्किट में क्या इंट्रोड्यूस करते हो, बैटरी इंट्रोड्यूस करते हो। और दूसरा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको दिख जाएगा जैसे मोबाइल का फ्लैश है, ठीक है ना, तो मोबाइल के अंदर जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होता होगा, उसमें ढेर सारी एनर्जी स्टोर होगी है, लेकिन एक बटन दबाते ही वो कैपेसिटर अपनी सारी की सारी एनर्जी को क्या कर देता है, एक साथ रिलीज कर देता है और आपको क्या दिखता है, एक फ्लैश दिखता है, ठीक है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया होगा और आपको उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा। कैपेसिटर फैन वगैरह में देखे जाते हैं, कई कई जगह पे देखे जाते हैं। पर अगर डिफरेंस हमें तो याद रखना है, डिफरेंस अगर पूछा जाए तो वो ये है कि कैपेसिटर कैन रिलीज एनर्जी इंस्टेंटेनियसली, ठीक है ना, अनलाइक बैटरी। बैटरी जो है काफी लंबा समय लेती है अपनी एनर्जी को खत्म करने में, जबकि कैपेसिटर क्या कर सकता है, इंस्टेंटेनियसली अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर सकता है, ठीक। तो यही लिखा है यहाँ पीडीएफ में, अगर आप देखो, अ कैपेसिटर और अ कंडेंसर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी डिस्चार्ज इंस्टेंटेनियसली। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है और इंस्टेंटेनियसली क्या कर सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकता है। सिंबल इसका हो जाता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। सिंबल जो जनरली आपको दिखेगा बुक्स में, यही वाला सिंबल दिखेगा, दो प्लेट्स इस तरह से बनाई गई हूँ। एचसीवी जो बुक है उसके अंदर आपको सिंबल ये वाला भी दिख जाएगा, ठीक है, एक साइड से कर्व अगर बना दिया जाए, ठीक है।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैपेसिटेंस हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करेगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करेगी हमने स्टैब्लिश कर लिया है। आप कितना भी जैसे कि बकेट के अंदर पानी डालने की कोशिश करो, जितने लीटर की बकेट होगी उतना लीटर ही वो पानी होल्ड कर सकती है। सिमिलरली हम कह देते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन, यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज, उसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो होगी थ्योरी चीज जो है कैपेसिटर के बारे में, थ्योरी जो हमने पढ़ी है अभी तक कि कैपेसिटर का यूज क्या है, क्यों बनाया गया है कैपेसिटर को। तो हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियसली एनर्जी रिलीज करने के लिए कैपेसिटर को बनाया गया है। और कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, जो कि डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ उसके शेप और साइज के ऊपर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें पता है कि एक कंडक्टर अगर हमारे पास है और मान लो कि ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी सरफेस के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं है। मान लो कि आप कोई प्लस क्यू चार्ज ला के इसकी सरफेस के ऊपर रख देते हो, तो वो चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो सके, जीरो हो सके। और हमें यह भी पता है कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसकी सरफेस पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया, चार्ज रिक्वायर्ड to increase potential of conductor by 1 volt। कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, मान लो आपने क्यू चार्ज दिया तो V वोल्ट से बढ़ा है आपका वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, Q बाय V। तो ये फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, कि आप बता सकते हो कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, तो Q चार्ज उसकी सरफेस पे अगर आप देते हो तो उसका पोटेंशियल कितने से बढ़ जाएगा, V से बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है ना, उसका कैपेसिटेंस था C, उसके ऊपर चार्ज था Q, ठीक है ना। अगर हम चार्ज को डबल कर दें, इफ चार्ज इज डबल्ड, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C के टर्म्स में। अगर हम चार्ज को डबल कर दें इस कैपेसिटर के ऊपर तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, लिख सकते हो जो भी आलसी लोग बैठे। तो ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, काफी लोगों ने गलत भी दिया। तो आपको याद रखना है कि चार्ज भले ही आप डबल कर दो, कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम। क्यों रहा कैपेसिटेंस सेम, क्योंकि यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज। तो अगर आपने इस कंडक्टर का शेप और साइज नहीं बदला है तो चार्ज बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप चार्ज को डबल करोगे तो उसी हिसाब से वोल्टेज भी डबल हो गया होगा। कैपेसिटेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फॉर्मूला हमें कंफ्यूज कर सकता है कि चार्ज is independent of, capacitance is independent of charge and voltage on it। किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है या उस पे कितना वोल्टेज है, उससे उसकी कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चार्ज डबल करो, वोल्टेज डबल करो, कुछ भी करो, वो रेशियो इस हिसाब से मेंटेन होगा ताकि कैपेसिटेंस क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट।
ठीक है ना, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। और यहां लिखा हुआ भी है कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो कैपेसिटर कोई नई चीज नहीं है, कंडक्टर ही है। कंडक्टर हम पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उसी को आगे पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स की बात आती है, तो सबसे सिंपल जो कंडक्टर बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है? क्योंकि आपको पता लगा कि हर कंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर होता है, तो आप क्या करो, एक लोहे का टुकड़ा उठा लो और बोलो कि ये कैपेसिटर है, बताओ उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो सबसे सिंपल जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है ना, उसे बोला जाता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आइसोलेटेड का मतलब पता ही हमें, दुनिया में सिर्फ अकेला ये कैपेसिटर ही है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो मान लो कि आपको एक स्फीयर दिया गया है, ऑब्वियसली एक कंडक्टर है आर रेडियस का, बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना है। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट देता है और पूछता है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, तो उसके कुछ स्टेप्स है कैपेसिटेंस निकालने के, जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप ये हो गया, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके शेप और साइज के ऊपर, यानी चार्ज और वोल्टेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर चार्ज अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, अज्यूम चार्ज क्यू। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी सरफेस पे मैंने चार्ज दिया है क्यू, ठीक है ना। इस चार्ज देने की वजह से ऑब्वियसली इसकी सरफेस के ऊपर क्या आएगा, एक वोल्टेज आएगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस चार्ज को देने की वजह से कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन कंडक्टर, ठीक है। तो हमें पता है स्फीयर की सरफेस पे अगर क्यू चार्ज हो तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाता है, के क्यू बाय आर, अगर फॉर्मूला याद हो तो। अब स्टेप 3 में सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय बी। मैं पुट कर देता हूं क्यू, के क्यू बाय आर, हमेशा क्यू कैंसिल आउट होगा, ये हो गया आर बाय के। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया फॉर्मूला पहला। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर्मूले में साफ देख सकते हो ये चीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर। और आपको एक और चीज दिख गई होगी कि रेडियस पर तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ ही किस पे और डिपेंड कर जाती है, मीडियम पर भी डिपेंड कर जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे किसी स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रख दूं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है ना। तो शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख सकते हो आप स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है ना। क्या है इसका ड्रॉबैक? अभी हमने बोला कि बेसिकली एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है। तो अगर हमारे पास आइसोलेटेड कैपेसिटर है, यानी दुनिया में सिर्फ अकेला कैपेसिटर है, तो आप देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे आपने वो कैपेसिटर ले लिया और उसकी सरफेस पे चार्ज दिया भी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कहां तक एक्सटेंड करेगी, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज सारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक स्प्रेड हो रही होगी, इन्फिनिटी तक स्प्रेड हो रही होगी। तो बेसिकली जो सारी एनर्जी है वो इस स्फीयर की सरफेस से लेके इन्फिनिटी के बीच में स्टोर्ड है। तो ये स्टोर्ड ही नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं फैली हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आप इसे यूज भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा वाला कैपेसिटर हमारे किसी काम का नहीं होता। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि ये एनर्जी, हम ये कह सकते हैं एनर्जी इज स्प्रेड अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। एनर्जी क्योंकि इंफिनिटी तक क्या है, स्प्रेड है, तो आपके किसी काम की नहीं है। अगर इस एनर्जी को हम किसी तरह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते, किसी छोटी सी वॉल्यूम में स्टोर कर सकते, तभी तो आप वो डिवाइस कहीं पे यूज कर पाओगे।
अब यहाँ तो एनर्जी हार्नेस्ड ही नहीं है। अगर हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे, जैसे सेल के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और फिर हम यूज कर पाते हैं, एक कन्फाइंड रीजन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फिर वो एनर्जी हमारे किसी काम की है, वरना किसी काम की नहीं। तो यहाँ पे ड्रॉबैक यही कह दिया जाता है आइसोलेटेड कंडक्टर्स का, कि कैसा भी आइसोलेटेड कंडक्टर आप ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर की सरफेस से लेके इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। इसका मतलब कि सारी की सारी एनर्जी उसकी सरफेस से लेके इंफिनिटी के बीच में फैली हुई है, यानी कि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, हमने उसे हार्नेस नहीं कर पाया, इसलिए हम उसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक आ जाता है किसका, आइसोलेटेड कैपेसिटर का। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट लगने लगा होगा कि ये ड्रॉबैक हटाने के लिए आप क्या कर सकते थे। दरअसल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक गई क्यों, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं था। अगर मैं यहीं पर लाके नेगेटिव चार्ज पास में रख देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक जाके खत्म हो जाती। तो इसीलिए हमारा अगला टॉपिक आता है कि इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए, क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर की एनर्जी हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है ना। बेसिकली दो कंडक्टर्स को अगर आप यूज करते हो तो फिर क्या होता है, एक कैपेसिटर फॉर्म होता है जो कि हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो कैपेसिटर तो आप एक सिंगल कंडक्टर से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें जो एनर्जी होगी वो आप यूज में नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो यही आ जाती है अगली हेडिंग। ठीक है, जिसे बोल देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स या कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो बोला गया है कि मान लो कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं जिन्हें आपने बहुत ही पास पास रखा है, डी वेरी क्लोज। ठीक है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को भी क्या बोला जाता है, एक कैपेसिटर बोला जाता है। ये सिंगल कंडक्टर भी एक कैपेसिटर है, लेकिन ये अकेला किसी काम का नहीं है। ये सिंगल कैपेसिटर भी क्या है, एक कंडक्टर है, सॉरी ये सिंगल कंडक्टर भी क्या है, कैपेसिटर है, पर ये भी किसी काम का नहीं है। इन दोनों कंडक्टर्स को अगर आप बहुत ही पास पास रख दो एक दूसरे के, तो फिर ये एक कैपेसिटर बनाते हैं, जो कि क्या होता है, यूजफुल होता है। तो प्लेसिंग टू कंडक्टर्स वेरी क्लोज टू ईच अदर वुड लिमिट द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंक्रीज द स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक कंडक्टर को तो पॉजिटिव चार्ज देता हूं Q, और जितना मैंने प्लस Q चार्ज दिया है एग्जैक्टली उतना ही माइनस Q चार्ज में दूसरे कंडक्टर को दे देता हूं, तो क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, और दोनों पर ही आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या लिया है, सेम लिया है। इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव वाले से निकलेंगी वो सभी जाके किसके ऊपर गिर जाएंगी, इस नेगेटिव वाले के ऊपर गिर जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी ये अकेले अकेले इंफिनिटी तक फैलाए हुए थे, उसे हमने बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। तो इस छोटी सी वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, और अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा एक कैपेसिटर बन चुका है, जो कि यूजफुल भी है, क्योंकि हमने एनर्जी को क्या कर लिया है, हार्नेस कर लिया या स्टोर कर लिया। समझ आ रही बात। तो ये मेथड आगे हम यूज करने वाले हैं, बाकी सारे कैपेसिटर ऐसे ही बनाए जाएंगे। आप दो बेसिकली कंडक्टर्स लोगे और उनके कॉम्बिनेशन को नाम दे दोगे कैपेसिटर। ठीक है, एक को अगर आपने प्लस Q चार्ज दिया है तो दूसरे को एग्जैक्टली ऑपोजिट नेचर का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज दिया जाएगा, तो इस कॉम्बिनेशन को बोला गया कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस तरह से कहीं पे पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, इन दोनों कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो कैपेसिटर बना है उसके ऊपर चार्ज कितना है, अगर ये पूछा जाए तो आप देख सकते हो एक पे प्लस Q है, एक पे माइनस Q है, नेट चार्ज क्या है, 0। पर हमें याद रखना है कि जब भी आप दो कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर के साथ डील कर रहे हो, तो अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाए तो वो इक्वल होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर। सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज आप आंसर दोगे जो कि पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर हो, कॉमन चार्ज। ठीक है ना, ऑब्वियसली जो कि कॉमन हो दोनों के लिए। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया, उसके लिए प्लस Q। अब इसकी कैपेसिटेंस हमें डिफाइन करनी ही थी, तो बोला ये गया कि बताओ पर यूनिट चार्ज देने, बेसिकली कितना चार्ज देना पड़ेगा हमें इक्वल और ऑपोजिट इस कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को, ताकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
1 वोल्ट से बढ़ जाए। समझ आ रही है बात? इनकी कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया, तो इसे आप आइसोलेटेड से ही रिलेट कर सकते हो। आइसोलेटेड की कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया था कि कितना चार्ज दिया जाए ताकि उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए। अब यहां तो 2 कंडक्टर हैं, तो बोला गया कि इन कंडक्टर्स को कितना इक्वल और ऑपोजिट चार्ज दिया जाए ताकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है ना? तो सिंपली उसे क्या बोला गया है, कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया, इट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ठीक है ना? तो जो नया फॉर्मूला आपको मिला है जिसमें कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं कंडक्टर का, उसके लिए फॉर्मूला है Q बाय डेल्टा V। तो ये तो आपको पता है क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। Q क्या है, यह है चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर, याद रखना। और कौन सा वाला चार्ज, कॉमन चार्ज, जितना प्लस यहां हो उतना नेगेटिव वहां पे हो। और डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे कैपेसिटर हम इसी तरह के फॉर्म करने वाले। क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है हमने ऐसा क्यों किया है, क्यों बनाया है ऐसा वाला कैपेसिटर? ठीक है ना? अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। Q बाय डेल्टा V आ चुका है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, तो ये सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई पूछ रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर हम ऐसा क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं तो मतलब क्या है, हमने डिफाइन ही इसी तरह से किया है। नेट चार्ज अगर आप 0 बोल दोगे तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना। आप यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ये समझाना चाह रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन कितनी फील्ड स्टोर कर सकता होगा। अल्टीमेटली इसे हमें रिलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जितना प्लस क्यू यहाँ है उतना माइनस क्यू यहाँ है, और नेट चार्ज भले ही 0 है पर वो कांटेक्ट में थोड़ी है दोनों। ऐसा थोड़ी है कि उन पे नेट चार्ज 0 है। क्यू वाला अपनी फील्ड बना रहा है और माइनस क्यू वाला अपनी फील्ड बना रहा है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही एनर्जी स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो फिर हम चार्ज ऑन कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करें, कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करें, उसके लिए बोला गया है कि हम चार्ज कौन सा लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसी को बोल देंगे चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है ना दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है? एक क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताओ। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इन वाटर। तो हमने क्या किया है, एक कैपेसिटेंस निकालना है आपको एक कंडक्टर का जो कि एक स्फीयर है रेडियस r का, और उसे वाटर के अंदर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। जल्दी से बता दो। बताओ क्या आंसर आएगा। आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ। तो एकदम ही हलवा सवाल है, कुछ खास बात नहीं है। फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये था वैक्यूम में। बस आपके पास क्या है, मीडियम है जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 4 पाई k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू r। पुट कर दो 4 पाई, k आपको दिया हुआ है 81, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है एप्सिलॉन नॉट होता है, रेडियस आपको पता है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है ना? ये आंसर आ जाएगा। कई लोगों ने काफी विचित्र आंसर दिए थे,
पता नहीं कैसे, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे चाहो तो पुट कर सकते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट कैसे किया मैंने, इसमें क्या डाउट होगा, फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से किस किस तरह के कैपेसिटर्स बनाए जा सकते हैं। इनका फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है ना। वैसे तो फॉर्मूला याद रखना है, पर आपको आना भी चाहिए कि किस तरह से मैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्वियसली एडवांस में कोई सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा, हमें निकालने का मेथड याद रखना ही पड़ेगा। हाँ, कोई पूछ रहा है इसकी एनर्जी कैसे हार्नेस हुई, तो उसकी एनर्जी हार्नेस नहीं हुई है। अगर आप पूछ रहे हो कि स्फेरिकल कंडक्टर की एनर्जी कैसे, जो कॉम्बिनेशन में हमने बनाया है उसकी कैसे हार्नेस होती है, तो आप पंखा खोल के देख सकते हो घर में, आपको कैपेसिटर दिखेगा। कभी आपने देखा हो कोई फैन सही करने आया हो तो एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा निकालता है वो, उसमें से जिसमें से 2 वायर निकल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम वो जो करता है उन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे स्पार्किंग होती है। ठीक है ना, ऐसा वो क्यों करता है, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो सके, डिसिपेट हो सके सारी, और वो अनचार्ज हो सके। ठीक है, तो खैर हमें तो देखना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 2 कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट याद रखना है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो खास बात ये थी कि आपको 2 कंडक्टर्स लेने थे और उन्हें बहुत ही पास पास रखना था। ठीक है ना, तभी ये कैपेसिटर काम करेगा। तो मान लो कि मैंने क्या किया, एक स्फीयर लिया और एक और स्फीयर लिया, और ये रेडियस ले ली R1 और ये रेडियस ले ली R2, और पूछा कि बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, शेप, साइज, और अगर 2 कंडक्टर्स हैं तो उनकी ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन के ऊपर, कितना पास पास रखे हुए हैं, कितना दूर दूर रखे हुए हैं, उन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए हैं कि कैपेसिटेंस बेसिकली मीडियम पे, रेडियसेस पे, साइज पे, कितनी डिस्टेंस है 2 कंडक्टर्स के बीच में, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो वही 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे अपनाने हैं। पहला स्टेप हो जाता है चार्ज अज्यूम करना है, दूसरा स्टेप हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, और तीसरा आपको फॉर्मूला यूज करना होगा C, जो कि है पॉजिटिव कंडक्टर पे चार्ज अपॉन डेल्टा V। तो मैं करके बताता हूँ। मैं मान लेता हूं कि मैंने अंदर वाले कंडक्टर को चार्ज दिया है भाई +Q, और मैंने बाहर वाले कंडक्टर को ऑब्वियसली चार्ज कितना दिया होगा, -Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में इस तरह से भर गई होगी। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। अब हमें बताना है इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है। तो आपको बेसिकली बस डेल्टा V कैलकुलेट करना है। अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल ऑफ A कितना है, नाम दे देते हैं, अंदर वाले को A नाम दे दो, बाहर वाले को B नाम दे दो। तो A का पोटेंशियल अगर आप लिखो तो वो कितना आएगा, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/R1, और बाहर वाले स्फीयर की वजह से अंदर पोटेंशियल वही जनरेट होगा जो वो खुद की सरफेस के ऊपर जनरेट करेगा, +K-Q/R2। सिमिलरली मैं अगर बोलूं B का पोटेंशियल कितना होगा, तो B का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से होगा K-Q/R2। अंदर वाले स्फीयर के लिए B बाहर वाला पॉइंट है, तो फॉर्मूला यूज होगा KQ/X, यानी K+Q/R2। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा V, यानी कि VA-VB। तो मिलेगा KQ/R1 -KQ/R2, ठीक है ना, माइनस KQ/R2 प्लस KQ/R1, सॉरी KQ/R2, ये कट गया, आपको मिलेगा यहां से KQ/R1 माइनस KQ/R2, और ये हुआ KQ/R2 माइनस R1/R1/R2। ये हमें मिल चुका है पोटेंशियल डिफरेंस, काम हो गया। कैपेसिटेंस आ गया Q अपॉन डेल्टा V है KQ/R2 माइनस R1/R1/R2। ऑब्वियसली जो चार्ज हमने अज्यूम किया था उसे कैंसिल आउट होना ही था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास 4πε0 R1/R2/R2 माइनस R1।
ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इनकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना। ठीक है ना। पोटेंशियल लिखने में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अर्थिंग वगैरह के अंदर। तो अगर आपने वो पार्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप पोटेंशियल लिख पा रहे होगे। ए पे पोटेंशियल मैंने जो लिखा है वो खुद के चार्ज की वजह से लिखा है, तो के क्यू बाय आर फॉर्मूला यूज हुआ। और बी की वजह से जो ए पे पोटेंशियल लिखा है वो वही होगा जो कि बी अपनी सरफेस पर बना रहा है। ये हम देख चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर अपने अंदर वही पोटेंशियल देता है जो वो खुद की सरफेस पे बना रहा होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यही है कि अगर आप R2 को टेंड करवा दो इन्फिनिटी, R2 टेंड कर जाए इन्फिनिटी, यानी कि बाहर वाला स्फीयर कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी पे। तो ये फिर बेचारा कैसा लगने लगेगा? आइसोलेटेड जैसा। तो R2 अगर टेंड कर जाए इन्फिनिटी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आपको थोड़ा बहुत आता है लिमिट वगैरह तो ऊपर नीचे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाती, तो फिर से आपको मिल जाएगी 4πε0 R1, जो कि आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला था। ठीक है ना। तो हमें याद रखना है अभी तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? ठीक है। यहाँ पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो मैंने दूसरे मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट किया है। वो है कि किसी भी डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो और डीवी चलो, तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? E इंटू डी एक्स। और उसे इंटीग्रेट अगर कर देंगे हम तो वहां से भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम देख चुके थे ना पहले। जो फॉर्मूला था VA माइनस VB बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी एक्स RA से लेके RB तक। तो वही R1 से लेके R2 तक आप किसी भी पॉइंट X पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। बाहर वाले की वजह से तो होगी नहीं, सिर्फ अंदर वाले की वजह से होगी। ठीक है ना। तो ये भी एक मेथड है जो काफी यूजफुल हो जाएगा। कैसे? मैं किसी x डिस्टेंस पे गया और मैंने dx थिकनेस में मूव होता हुआ माना खुद को, तो इस dx थिकनेस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा dv, वो क्या हो जाएगा? अंदर वाले की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेके R2 तक, क्योंकि बाहर वाला कंडक्टर तो अंदर फील्ड बना नहीं रहा होगा, और अंदर वाले की वजह से क्या होगी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाता है डेल्टा वी आ जाएगा के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। ऑब्वियसली ये बीच वाले मीडियम पे डिपेंड कर रहा होगा। डाउट बहुत अच्छा है कि कैपेसिटेंस किस वाले मीडियम पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली हम कहां स्टोर कर रहे हैं? इनके बीच में। तो इनके बीच का कौन सा मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। आगे है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ट्राई करो जरा इसका आंसर निकालने का तुम लोग। मान लो कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, ठीक है, जिसमें अंदर वाले का रेडियस R1 ले लेते हैं, बाहर वाले का रेडियस R2 ले लेते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी कि इस तरह से। ऑब्वियसली इनके बीच का सेपरेशन इनकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है, हमें मानना है। इस तरह से मान सकते हो आप। ये रेडियस हो गई R1 और ये रेडियस हो गई R2। तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। ए और बी लेंथ मान लेते हैं सिलेंडर्स की, हमें दी हुई है L। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए? L पे डिपेंड करना चाहिए, R1 R2 पे डिपेंड करना चाहिए। हाँ, कोई पूछ रहा है क्या ये इनफाइनाइट लेंथ का है? तो नहीं, इसकी लेंथ तो फाइनाइट है, पर रिजल्ट हम इनफाइनाइट वाला यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ, जो कि कंडक्टर से बहुत पास है, और हमने पहले ही बोल दिया है कि इनकी जो रेडियस है वो इनकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही छोटी है। आप कह सकते हो R1, R2 ये बहुत छोटा है कंपेयर टू L, क्योंकि यही कंडीशन भी थी, इक्वल ऑपोजिट चार्ज देना है पर कंडक्टर्स को बहुत पास पास रखना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे चाहिए? इनके बीच में। ऑब्वियसली इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा वो कौन बनाएगा? मान लो कि अंदर वाले को मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है प्लस लैम्डा और बाहर वाले को मैंने दिया है माइनस लैम्डा।
तो कोई भी कंडक्टर अपने अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नहीं है, तो बाहर वाला जो सिलेंडर है वो अपने अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा होगा, लेकिन अंदर वाला सिलेंडर जरूर इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो हम एक्सिस से कोई डिस्टेंस x पे जाते हैं और वहां से dx दूरी आगे बढ़ जाते हैं। तो जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, ये दूरी हमें पता है r1 है और ये दूरी हमें पता है r2। जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस इस dx दूरी में आया होगा उसे आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx। बेसिकली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए छोटा सा डिफरेंस तो क्या हो गया, dv हो गया आपका E डॉट dx, ठीक है ना। तो टोटल निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी डेल्टा v को मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन E। x दूरी पर, एक्सिस से x दूरी पर, ये बेसिकली हो गया एक इनफाइनाइट वायर है, उससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इनफाइनाइट वायर के लिए x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2k लैम्डा बाय r। हम यूज कर लेंगे 2k लैम्डा बाय x इंटू dx। यही हमें करना है r1 से लेके r2 तक। डेल्टा भी आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, लिमिट है r1 से लेके r2 तक। डेल्टा भी हमें मिल गया है यहाँ से 2k लैम्डा ln r2 बाय r1। पुट कर देते हैं, सिलेंडर की लेंथ हमें दी हुई थी कितनी, l। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, ये हो जाता है चार्ज अपॉन डेल्टा v। तो आपको ये बताना है इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना था। तो मैंने इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ माना है लैम्डा और इसकी लेंथ है l, यानी टोटल चार्ज कितना था, लैम्डा इंटू l। अपॉन हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आ गया 2k लैम्डा ln r2 बाय r1। k की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln r2 बाय r1, ठीक है। डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लेंथ और रेडियस के ऊपर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है जो कि याद रखना है, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को, कैसे निकाला। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इसी पे क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस में आप मॉड ले लो, बिल्कुल सही डाउट कोई पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपको डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है। हाँ सुमित पूछ रहे हो तुम लैम्डा को q अपॉन 2 पाई आर एल लिखते, तो बेटा q अपॉन आप 2 पाई आर एल तो सरफेस एरिया होता है, तो वो तो सिग्मा हो जाता, ठीक है ना कि लैम्डा। यहाँ पे तो हम लैम्डा की बात कर रहे हैं, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये जो ऐसे वायर हम दिखाते हैं ना, इसको जूम करके बनाओगे तो ऐसे ही दिखेगा आपको ना। ये भी तो एक तरह से सिलेंडर ही है, तो सिलेंडर के बाहर हमने फॉर्मूला पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। टू कंडक्टर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड वेरी फार एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ऑल्दो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कैपेसिटर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए कंडीशन थी कि दोनों कैपेसिटर बहुत पास पास होने चाहिए, लेकिन हाँ कैसा भी कैपेसिटर तो बनेगी। तो आपको बस ये बताना है कि दो स्फीयर हैं, उनको हमने बहुत ज्यादा दूरी पर रख दिया है, तो उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होगा। जल्दी से करो सॉल्व। एक स्फीयर है यहाँ पे, दूसरा स्फीयर काफी ज्यादा दूर रखा हुआ है, सेंटर्स के बीच की दूरी t है, एक का रेडियस r1 और दूसरे का रेडियस r2। इनफाइनाइट आंसर दे रहे हो क्या, तो रुद्रायन पूछ रहे हो इनफाइनाइट क्या। अगर आंसर इनफाइनाइट तो बहुत ही गलत है, क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो गया तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हम बहुत सारा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट आंसर नहीं होगा। और कुणाल तुम कह रहे हो वही रहेगा, तो देखते हैं।
ठीक है, तो सारे आंसर आ चुके हैं। मोस्टली जो आंसर आया है वो आ गया है 4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1, यानी कि जो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर का आया था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार करना क्या पड़ेगा। तो आपके पास एक कैपेसिटर है, ऑब्वियसली आप एक को पॉजिटिव चार्ज दोगे और एक को नेगेटिव चार्ज दोगे। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक को मैं दे देता हूं प्लस क्यू और दूसरे को मैं दे देता हूं माइनस क्यू। अब वहां पे क्या हो रहा था, जब आपने कॉन्सेंट्रिक कैपेसिटर्स लिए थे, जब मैंने एक के अंदर एक स्फीयर बनाया था स्फेरिकल कैपेसिटर, तो ए बी के ऊपर भी पोटेंशियल बना रहा था और बी ए के ऊपर भी पोटेंशियल बना रहा था। लेकिन यहाँ क्या खास बात है, क्योंकि डी इनकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये स्फीयर इसकी सरफेस पे कोई पोटेंशियल नहीं बनाएगा और ये स्फीयर इसकी सरफेस पे कोई पोटेंशियल नहीं बनाएगा। इसे नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे दो बी। तो आप कह सकते हो ए का पोटेंशियल जो होगा वो होगा के क्यू बाय R1। सिमिलरली बी का पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय R2। बस क्यू की जगह क्या रखना है, माइनस क्यू, सॉरी। अब हम निकाल लेते हैं डेल्टा वी, वो मिल जाएगा के क्यू बाय R1 माइनस के माइनस क्यू बाय R2। तो यह हमें मिल गया के क्यू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ये हो चुका आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चार्ज Q बाय डेल्टा V। तो ये हो गया Q अपॉन के क्यू R1 प्लस R2 बाय R1 R2। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिल जाता है, वो हो गया 4πε0 R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो एक बच्चे ने शायद सही दिया था, परमानंद का भी सही आ गया था। तो याद रखना, आपको करना कुछ नहीं है। जो हमने कंसेंट्रिक स्फीयर लिए थे उसमें एक स्फीयर दूसरे के ऊपर पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा था। यहाँ पे क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो सिंपली बस मैंने क्या किया, दोनों को पोटेंशियल लिखा और उन्हें सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया वहां से और फिर फॉर्मूला यूज कर लिया। कोई डाउट किसी को? ठीक, तो ये है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप आता है, जो मोस्टली यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होगा, उसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है एक तो होता है आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर किसे बोलते हो आप, सिंपली कोई भी कंडक्टर उसे हम बोल देंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर। फिर हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से हम कैपेसिटर्स बना सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर 4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ठीक है ना। और दूसरा हमने देखा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर 2πε0 L अपॉन ln R2 बाय R1। ठीक, फिर आप कैसा भी कॉम्बिनेशन तो बना ही सकते हो, पर फेमस जो है वो यही दोनों है। और तीसरा जो सबसे फेमस है उसे हम कह देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या यूज करना है, दो प्लेट्स यूज करनी है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स यूज करनी है एक दूसरे को फेस करती हुई, जैसे कि कुछ इस तरह से। ये D इनके बीच की सेपरेशन, तो D हो गया सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और D इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एरिया, ये तो हमें पता ही है। ठीक है ना, क्योंकि तभी ये अच्छा कैपेसिटर बन पाएगा। एरिया ऑफ प्लेट्स के कंपैरिजन में इनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या होगा, आपको इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। कंडक्टिंग प्लेट है, मैं इसका साइड व्यू बना लेता हूं तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अगर हम साइड व्यू बनाए तो एक प्लेट इस तरह की दिखेगी आपको और दूसरी प्लेट इस तरह की दिखेगी, और इनके बीच का सेपरेशन है कुछ D। इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कैलकुलेट हमें करना है। ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक प्लेट को हम चार्ज दे देंगे प्लस क्यू और एक को हम चार्ज दे देंगे माइनस क्यू। मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि ए जो है वो है एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो ये हेडिंग भी आप पढ़ चुके हो कि चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ प्लेट्स फेसिंग ईच अदर इज हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। यानी आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज का क्या होता है, हाफ, यानी क्यू आउटर मोस्ट। इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा क्यू प्लस माइनस क्यू बाय 2 यानी कि 0। तो इस केस में इस कैपेसिटर की बाहर वाली सरफेस पे 0 और इस कंडक्टर की बाहर वाली सरफेस पर भी 0। तो इसका प्लस क्यू चार्ज सारा का सारा कहां दिखेगा आपको,
अंदर प्लस क्यू, और इसका सारा का सारा माइनस की चार्ज हमें कहाँ दिखेगा, अंदर माइनस क्यू। ऑब्वियसली ये प्लेट एक फील्ड बना रही होगी E1, मैंने इस तरह से शो कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड है, मैं बस शो करना चाह रहा हूं कि ये एक फील्ड बना रही है E1। सिमिलरली ये एक फील्ड बना रही होगी यहाँ पे E2। तो E1 मैंने कह दिया है फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और E2 मैंने कह दिया है फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। अब क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन इनके एरिया के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल रखा गया है, तो प्लेट्स कैसा बिहेव कर सकती हैं, प्लेट्स बिहेव एज इन्फाइनेटली लार्ज। फिर से वही बात, क्योंकि हम बहुत ही पास पास की बातें कर रहे हैं तो ये इन्फाइनेटली लार्ज जैसा बिहेव करेंगी। अब मैं बात करता हूं E1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या कोई बता सकता है? जो पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट है, उसने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट की होगी, क्या कोई बता सकता है? बोलो अगर किसी को पता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सभी लोग बता रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कैसे सब बता पा रहे हैं। अच्छी बात है, बता पा रहे हो तो। हालांकि प्लेट के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा था वो देखा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपको याद रखना है वो कब होता था, अगर प्लेट के दोनों साइड पे चार्ज है तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती थी वो होती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ प्लेट के सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज है, तो वो कैसा बिहेव कर रही है, शीट जैसा बिहेव कर रही है, या मैं कह सकता हूँ नॉन कंडक्टिंग प्लेट जो हमने ली थी उसकी तरह बिहेव कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ E1 की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 की वैल्यू भी क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि E नेट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी आ जाती है, वो आ जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली मीडियम डिपेंडेंट है। सिग्मा जहां पे क्या हो गया, सिग्मा आपका हो गया Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा सकता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है, D। पुट कर देता हूं मैं, C बराबर क्या हो जाता है, चार्ज आपने जो दिया है अपॉन डेल्टा V, लिख देते हैं। चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया अपॉन डेल्टा V हमें मिल ही चुका है सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मिल जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर, प्लेट्स के साइज के ऊपर और उनके ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन, यानी कि उनके बीच के सेपरेशन के ऊपर। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कि हमें याद भी रखना है। ठीक है ना, सारी की सारी फील्ड जो होगी वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही कन्फाइंड होगी, क्योंकि बाहर तो कोई चार्ज है नहीं, तो बाहर कोई फील्ड नहीं होने वाली है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एक क्वेश्चन है इस पे सिंपल सा, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, हालांकि ये स्क्वायर हो गई है, एट अ सेपरेशन ऑफ 0.5 mm बिटवीन देम, प्लेस्ड इन वैक्यूम। बताओ क्या आएगा, स्क्वायर प्लेट्स हैं, रेक्टेंगल नहीं। प्लेट्स आप किसी भी शेप की ले सकते हो, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर बनाई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ही ले सकते हैं, आप सर्कुलर प्लेट्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से 2 सर्कुलर प्लेट्स ले सकता हूँ, तो एरिया आप सर्कुलर का ले लो, ठीक है ना। आप ट्राइंगुलर प्लेट्स भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उनमें भी फॉर्मूला सेम वैलिड रहेगा, ये बस आपको क्या रखना है, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ट्वेंटी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है आंसर। ठीक है, तो सिंपली बस क्या करना है,
फॉर्मूले में पुट करना है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट एरिया आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन डी है 0.5 mm यानी 0.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना, जो आपको मिल जाएगा 20 एप्सिलॉन। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई सर्कुलर प्लेट्स दे सकता है, कोई ट्रायंगुलर प्लेट्स दे सकता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मान लो इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हो, ध्यान से देखना, इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हो, ये एक कैपेसिटर को चार्ज दिया हो 3Q और एक को दिया हो -4Q, तो आपने इक्वल अपोजिट नहीं दिया है, तो फिर चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला जाएगा। तो हमें पता है ये इस तरह से डिफाइन किया गया था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हार्नेस तभी होगी जब इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस दो कंडक्टर्स के ऊपर होंगे, तभी यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो दूसरे कंडक्टर पे जाके गिरेंगी और सिर्फ वही फील्ड लाइंस एनर्जी स्टोर करने के काम आने वाली है, ठीक है ना। तो आपको तो वही लेना है। चार्ज ऑन कैपेसिटर हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा पॉजिटिव कॉमन चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज जो कि क्या हो, कॉमन हो, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज जो कि कॉमन हो। यहां पे मैं अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो नेट चार्ज आपको पता है आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या आएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा 3Q - 4Q/2 यानी कि -Q/2। तो एक ही आउटर मोस्ट पे आया -Q/2, इसके आउटर मोस्ट पे भी आएगा -Q/2, क्योंकि इसमें से -Q/2 बाहर चला गया है तो अंदर बचेगा 7Q/2, यहाँ आएगा -7Q/2। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आपका आंसर होगा 7Q/2। समझ आई बात, क्योंकि यही वो कॉमन चार्ज है जो फेसिंग साइड्स पर है और इक्वल और ऑपोजिट है, ठीक है। तो जब भी इन दोनों कॉम्बिनेशन का, इन दोनों प्लेट्स के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना हो तो उसमें आप Q की जगह क्या रखोगे, ना 3Q ना -4Q, हम क्या रखेंगे 7Q/2, यानी कि वो कॉमन चार्ज जो कि इक्वल और ऑपोजिट नेचर में दोनों कंडक्टर्स के ऊपर प्रेजेंट है। क्या बात समझ आई, समझ आ रही है क्या बात, ठीक है ना। आगे देख लो, इस पर क्वेश्चन है, आपको वही बताना है व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर आपको बताना है। बताओ क्या आएगा, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 4Q, यहाँ पे दिया है -2Q, आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या आ जाएगा, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा Q, यहाँ पे है Q, यहाँ पे हुआ 3Q, यहाँ -3Q और यहाँ पे +Q ऑब्वियसली। तो कॉमन चार्ज क्या है 3Q, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर आप बोलोगे 3Q, ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड में क्या आएगा देख लो, यहाँ दिया हुआ है 5Q, यहाँ दिया हुआ है 3Q, टोटल चार्ज कितना हो गया 8Q का हाफ कितना हुआ 4Q, तो यहाँ आएगा 4Q, यहाँ आएगा 4Q, अंदर यहाँ कितना रह जाएगा Q और यहाँ कितना रह जाएगा -Q, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला जाएगा Q। तो हर्ष तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम का एवरेज नहीं ले सकते। ये पिछले लेक्चर में भी किसी ने पूछा था जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स पूछ रहे थे, तो ठीक है ना। थर्ड का बताओ, थर्ड का क्या आ जाएगा, तो थर्ड में दिया हुआ है इस पे है -3Q और इस पे है 4Q, तो सॉरी 7Q, तो नेट कितना हो गया हमारे पास 4Q, उसका हाफ हुआ 2Q, तो यहाँ पे आएगा 2Q और यहाँ पे आएगा 2Q।
जिसकी वजह से अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ आया 5Q और यहाँ पे आएगा -5Q। तो कॉमन चार्ज क्या है आपका 5Q, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला जाएगा 5Q। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस हमें अगर कंडक्टिंग प्लेट्स को फेसिंग रखा गया है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर वो चार्ज बोलना है जो कि कॉमन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के ऊपर है, इक्वल और ऑपोजिट। ठीक है ना। मंटू तुम आंसर दे रहे हो -5Q, बेटा आंसर हमेशा चार्ज ऑन कैपेसिटर का पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी आप माइनस में आंसर दे ही नहीं सकते। चार्ज ऑन कैपेसिटर हमेशा आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव में बोलोगे। ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस हैं जो सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यूज करना है बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। बताओ क्या आएगा। क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हो जाता है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें डी दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में। तो पहले का आंसर किसी ने दिया है QD, देख लेते हैं। तो उसमें दो प्लेट्स दी गई हैं, एक पे चार्ज है +3Q और एक पे चार्ज है +Q और बीच का सेपरेशन दिया गया है D। पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपली कह सकता हूं E नेट जो कि बीच में है इनटू D। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके लिए हमें E नेट चाहिए। E नेट हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आती है σ/ε0। तो आपको बस सिग्मा कैलकुलेट करना है। A0 प्लेट का एरिया दिया हुआ है। टोटल चार्ज हो गया 4Q, तो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना आएगा 2Q। 2Q बाहर चला गया, अंदर बचा Q, यहाँ पे आ गया -Q। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है Q। तो सिग्मा आपका कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर हमें मिल चुका है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है Q, तो सिग्मा आपका क्या हो गया Q/A। तो आप यहाँ पे रख दोगे उसे σ/ε0 इंटू D, जो कि हो गया Q/A/ε0 इंटू D। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। काफी बेकार आंसर दे रहे हैं लोग, कोई QD लिख रहा है, कोई 4QD लिख रहा है, जिनका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। ठीक है, यूनिट भी मैच नहीं हो रही है। थोड़ा सा प्लीज नींद से उठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। सेकंड में एक प्लेट पे चार्ज दिया हुआ है +4Q और दूसरी प्लेट जो है वो न्यूट्रल है और बीच में सेपरेशन दिया गया है आपको 2D। ठीक है, तो देख लेते हैं आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। तो 4Q + 0/2 यानी कि 2Q। यहाँ पे आया 2Q, यहाँ पे आया 2Q, तो यहाँ अंदर बचा 2Q, यहाँ बचा -2Q। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी कॉमन चार्ज 2Q अपॉन एरिया जो कि क्या है A। तो डेल्टा V सिंपली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। डेल्टा V हो गया σ/ε0 इंटू D, यानी कि 2Q/A/ε0 इंटू D। ठीक है ना। अभी भी सभी लोगों का 4QD/ε0 कैसे आया मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा 2D दिया हुआ है इसलिए, ठीक है 2D रहेगा, मेरी गलती है, यहाँ पे हो जाएगा 4QD/A/ε0। ठीक सही, सेपरेशन क्योंकि 2D दिया हुआ है तो आप 2D सेपरेशन यूज करो। ठीक है ना। सिमिलरली एक और है, जल्दी से कर लो थर्ड क्वेश्चन, क्या आंसर आता है। इसमें भी दो प्लेट्स दी हुई हैं, एक पे -3Q है, एक पे 5Q है।
सेपरेशन बीच का d है, ठीक है। वही आउटर मोस्ट पे फिर से कितना आ जाएगा, q, यहाँ पे आपको मिल जाएगा q, तो अंदर बचा 4q और -4q। सिग्मा आपको मिल जाएगा 4q बाय a, और डेल्टा v की वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू d, सेपरेशन d दिया हुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ये पहले टॉपिक कवर हो चुका है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इस तरह का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट इट गेन्स 100 माइक्रोकूलम चार्ज, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होता है। तो जिस भी चीज को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस बैटरी का जितना पोटेंशियल होता है वो आ जाता है। तो आपको ये मानना है, इस क्वेश्चन का डायग्राम किस तरह का बनेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ये सिंबल होता है बैटरी का। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, ये सिंबल हो जाता है किसका, बैटरी का। तो ये आपका कैपेसिटेंस, ये आपका कैपेसिटर था, यहाँ पे आपका बैटरी अगर V वोल्ट का है तो आप ये कह सकते हो कि इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया होगा वो कितना आ गया होगा, V आ गया होगा। तो आपको बताना है कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर 50 वोल्ट की बैटरी लगाने पर इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो कितना आ जाता है, 100 माइक्रोकूलम। ऑब्वियसली एक प्लेट पे +100 आया होगा और एक प्लेट पे -100 आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। C बराबर Q बाय V, यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁶। यूनिट क्या होती है इसकी, तो यूनिट होती है फेरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड, ठीक है ना। F से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसकी यूनिट को, या फिर आप कह सकते हो 2 माइक्रो फेरेड, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। तो यहां पे हमने बात कर ली है बैटरी की, तो बैटरी की बात आगे बढ़ा देते हैं। अब बैटरी किसे बोला जाता है, तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। लेकिन अंतर इसमें और कैपेसिटर में सिर्फ इतना सा है कि कैपेसिटर की सारी एनर्जी को आप एक साथ क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, उसे एक साथ आप डिस्चार्ज कर सकते हो। पर बैटरी को आप इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसकी सारी एनर्जी को एक साथ आप नहीं खींच सकते। तो बैटरी अपने अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी है उसे क्या करती है, धीरे धीरे सप्लाई करती रहती है, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काफी ज्यादा यूज किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में। तो बैटरी का जो सिंबल यूज करेंगे हम वो ये होगा, इस तरह से सिंबल बनाया जाता है बैटरी का। जो बड़ा वाला रॉड हमने बनाया है उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोला जाता है, और जो छोटा वाला रॉड है उसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोला जाता है। अब हर बैटरी की एक खास बात होती है, उस पे आपको लिखी हुई एक चीज मिल जाती है जिसे हम कहते हैं E या फिर EMF ऑफ द बैटरी। तो E डिनोट करता है EMF ऑफ बैटरी। अब जरा देखो बैटरी का काम क्या है। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आता होगा, ठीक है ना। बैटरी अगर होती है तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और एक को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। बैटरी की एक चीज हमें पता होती है जो कि जनरली उसके ऊपर लिखी होगी, जिसे हम कहेंगे EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF बेसिकली किसे बोला जाता है, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम डिफाइन करते हैं द वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from negative to positive terminal of battery is called its EMF। अच्छा, थोड़ा बहुत तो तुमने जीवन में सुना ही होगा बैटरी के बारे में। इस तरह से दिखाया जाता है सर्किट में, यहां से करंट निकल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बैटरी चार्ज सप्लाई कर सकती है, क्या बैटरी पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर सकती है, तो आप आंसर क्या दोगे, हाँ या ना?
क्या बैटरी चार्ज सप्लाई कर सकती है? नहीं, तो सभी लोग कह रहे हैं नहीं। ठीक है ना? तो क्या बैटरी, चलो, किसी ने कहा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज कर सकती है सप्लाई। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि बैटरी से करंट निकलता है, हमें पता है किसी भी सर्किट में, तो क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है? क्या वो चार्ज सप्लाई करती है? बेसिकली वो सर्किट में क्या काम करेगी? क्या वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी या चार्ज सप्लाई करेगी? हम इस तरह से दिखा रहे थे ना अभी, कि मान लो कि ये बैटरी थी आपके पास, ठीक है ना? मैं इस तरह से मान लेता हूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो अनचार्ज है, ठीक है, और आपने मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैरेड, और उसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी है 10 वोल्ट की। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया। इसी 10 वोल्ट को ईएमएफ बोला जाता है। क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, पर बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो आपको पता है कि चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर पे? आप फॉर्मूला लगा दोगे, Q बराबर CV, यानी कि 20 माइक्रो कूलम। तो आपको पता लग गया कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ गया है? 20 माइक्रो कूलम। तो अगर मैं पूछूं कि ये चार्ज किसने दिया, तो क्या उसका आंसर बैटरी होगा? बताएंगे? नहीं। ठीक है, तो आंसर यही है, उसका आंसर है नहीं, ये चार्ज बैटरी ने सप्लाई नहीं किया। तो खास बात आपको याद रखनी है कि बैटरी कैन नॉट सप्लाई चार्ज। तो फिर किस काम की है ये? ठीक है ना? तो हम ये कह देते हैं कि बैटरी कैन ओनली सप्लाई एनर्जी। बैटरी क्या सप्लाई करती है? एनर्जी। सर्किट में होता क्या है, एक बार उस पर ध्यान दे देते हैं। इस सर्किट में दरअसल होता ये है कि आपके पास दो न्यूट्रल प्लेट थी और उनके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी, मान लो कि V वोल्ट की, ठीक है ना? तो होता यह है कि ये बैटरी इस प्लेट से एक पॉजिटिव चार्ज को एक्सट्रैक्ट करती है। अगर यहां से इसने Q चार्ज को खींचा है, आप ऐसा देखो कि अगर इस बैटरी ने इस कैपेसिटर की राइट वाली चार्ज प्लेट से Q चार्ज को खींचा है, तो इस प्लेट पे चार्ज कैसा आ जाएगा? -Q, क्योंकि ये न्यूट्रल थी, ठीक है ना? तो इस पे से Q चार्ज को खींचा है और उसी चार्ज को ये फ्लो करा के जब यहां से खुद में से क्रॉस करके दूसरी साइड भेजती है, तो उस चार्ज के पास क्या आ चुकी होती है? एनर्जी आ चुकी होती है, और वो चार्ज फ्लो करके कहां चला जाता है? इस प्लेट के ऊपर। और इस तरह से किसी भी कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हमें मिलता है। तो बैटरी लगाने का मेन पर्पस है क्या? बैटरी लगाने का मेन पर्पस है एक प्लेट से चार्ज उठा के दूसरी प्लेट को देना। इस काम के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो बात वही कह देते हैं हम कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द ईएमएफ। समझ आ रही बात? तो ईएमएफ बेसिकली क्या हो चुकी है चीज? ईएमएफ हो चुका है कितना वर्क करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाने में। तो इस कैपेसिटर पे ये जो चार्ज 20 कूलम आया है, ये कहां से आया होगा? तो उसका आंसर हम ये देते हैं कि जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो उस बैटरी ने इस प्लेट से 20 माइक्रो कूलम चार्ज विड्रॉ किया, जिससे इस प्लेट के ऊपर आया -20 माइक्रो कूलम, और वही चार्ज फ्लो होता हुआ इस बैटरी से एनर्जी एब्सॉर्ब करके इस प्लेट पे पहुंचा और इस प्लेट को मिला +20 माइक्रो कूलम। इस तरह से इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है प्लेट्स के ऊपर जब आप उनके अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हो। तो बैटरी का काम चार्ज सप्लाई करने का नहीं होता है और ना ही ये करंट सप्लाई करने का काम होता है। उसका काम बस होता है एक पॉइंट से सर्किट में दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करना। तो बैटरी का एकमात्र मकसद है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बैटरी कैन सप्लाई चार्ज, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। बैटरी कैन ओनली सप्लाई एनर्जी टू द चार्ज अवेलेबल। तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को क्या करा सकता है? फ्लो करा सकता है, लेकिन खुद से चार्ज क्रिएट करके नहीं दे सकता सर्किट में। समझ आ रही है बात? हाँ, सिंपल सी बात है कि बैटरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को क्या कराता है? फ्लो कराता है।
तो इसी चार्ज को अगर मैं बोलूं कि यहां से 1 कूलम चार्ज अगर लिया होता, उसे फ्लो करा के दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो जहां पे जो ईएमएफ लिखा हुआ था उसका मतलब सिंपल सा ये है कि ईएमएफ हो गया बेसिकली एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, उससे पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे आप क्या कह दोगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। समझ आ रही बात? चार्ज कैसे फ्लो करता है, कुणाल तो पूछ रहे, तो अगली क्लास में पता लगेगा तुम्हें चार्ज कैसे फ्लो करता है। ये अलग से टॉपिक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहां पे हम किस पे ध्यान दे रहे थे इस समय, इस इंस्टेंट में हमें ध्यान देना है बैटरी के ऊपर। बैटरी का सिंबल क्या होता है आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए था। बैटरी के ऊपर जो ई लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हो जाता है एक पॉइंट से अगर इसके यहां पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ था तो उसको यहां से उठा के यहां तक भेजने में बैटरी को जितना वर्क करना पड़ा होगा, अगर ये चार्ज 1 कूलम है तो उसे जो वर्क करना पड़ा होगा वो हो जाता है उसका ईएमएफ। समझ आ रहा है? यानी कि इस 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी को ई वर्क करना पड़ता है। तो 10 कूलम को करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 10 ई। ये हम देखेंगे अगली क्लास में। और मेन चीज जो ध्यान देनी वो ये है कि बैटरी कभी भी चार्ज को सप्लाई नहीं कर सकती है, बल्कि बैटरी सिर्फ सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराती है, उसे एनर्जी सप्लाई करके। समझ आ रहा है?